नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासन की, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तो आप सब यह जान लीजिए कि गुप्तकालीन साम्राज्य का प्रशासनिक स्वरूप विकेंद्रीकृत था। मैं आशा करता हूं आप सबको विकेंद्रीकृत शब्द का अर्थ पता होगा। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं कि विकेंद्रीकृत प्रशासन का मतलब है कि पूरे साम्राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, क्योंकि गुप्तकालीन पूरे साम्राज्य को साम्राज्य, देश, जिला और फिर गांवों के रूप में विभाजित किया गया था और इन सभी स्तरों पर प्रशासनिक संरचना की देखरेख के लिए अलग अलग अधिकारी हुआ करते थे, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब यह जान लीजिए कि गुप्तकालीन साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। आप सब यह भी जान लीजिए कि गुप्त राजाओं ने देवत्व का सिद्धांत अपनाया था, मतलब स्वयं की तुलना देवता से करते थे वे सब। यहाँ तक कि समुद्रगुप्त को तो उनके अभिलेखों में देवता कह दिया गया है। और आप सब यह भी जान लीजिए कि गुप्त काल में राजा का पद पैतृक हुआ करता था, मतलब पिता के बाद उसका पुत्र ही राजा बनता था अधिकांश मामलों में, और इस क्रम में ज्येष्ठ पुत्र को वरीयता दी जाती थी, मतलब उसी को प्रायः युवराज बनाया जाता था। इन सब बातों से एक बात तो स्पष्ट है कि गुप्त काल के राजा के पास अनलिमिटेड पावर थी, मतलब असीम शक्ति थी, लेकिन फिर भी वह इस शक्ति का प्रयोग अपने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की सलाह पर करता था। मतलब असीम शक्ति होने के बावजूद भी गुप्त काल के जो राजा हुआ करते थे वह अपनी शक्तियों को अपने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों में बांट देते थे, मतलब उनकी शक्तियां बटी हुई थीं। इसी के साथ आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि गुप्त काल में राजा प्रशासनिक संरचना का सर्वोच्च अधिकारी तो था ही, वह कार्यपालिका, न्यायपालिका और सैनिक मामलों का प्रमुख होता था। लेकिन फिर भी उसे कानून बनाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि कानून बनाने के मामले पर राजा अपने मंत्रियों की मदद लिया करता था। तो इसका मतलब है आपको मंत्रियों के बारे में भी पता होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो राजा के पास अनेकों मंत्री थे, जिसकी बहुत लंबी सूची है, और उन मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था, और इन मंत्रियों के समूह को मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। इन मंत्रियों में कुछ महत्वपूर्ण मंत्री थे, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाध्यक्ष, मतलब राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख हुआ करता था ये। वहीं महासंधि विग्रह का, यह युद्ध और संधि का मंत्री हुआ करता था। महाबलाधिकृत, मतलब सेनापति हुआ करता था ये। और बात करें दंड पाशिक की, तो यह पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था, और पुलिस विभाग में काम करने वाले साधारण कर्मचारियों को चाट और भाट के नाम से जाना जाता था उस समय। इसी के साथ आप सबको पता होना चाहिए कि गुप्त काल में जहां केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक संरचना का सर्वोच्च अधिकारी आमत्य कहलाता था, तो वहीं प्रांतों में इसे कुमार आमत्य के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ आप सब जान लीजिए कि गुप्तकालीन प्रशासन ऊपर से नीचे तक अनेकों भागों में बटा हुआ था, जिसकी चर्चा अभी हमने की कि साम्राज्य, देश, विषय या जिला और ग्राम। साम्राज्य में सबसे ऊंचा अधिकारी राजा था। देश, भुक्ति या प्रांत में सबसे ऊंचा अधिकारी उपारिक, गोप्ता या भोगपति कहलाता था। विषय या फिर जिले में सबसे ऊंचा अधिकारी विषयपति कहलाता था, और ग्रामीण स्तर पर ग्रामिक सबसे उच्च अधिकारी होता था प्रशासनिक संरचना की दृष्टि से। आपको पता होगा कि गुप्त काल में प्रशासन काफ़ी सुव्यवस्थित था। इसमें नगर प्रशासन में स्थानीय परिषदों की भी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। इन परिषदों में व्यापारिक समूह की महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी, और इन परिषदों में अनेकों श्रेणियों या फिर अनेकों क्षेत्रों के लोग शामिल हुआ करते थे, जिनमें नगर श्रेणी के प्रधान को नगर श्रेष्ठी, व्यापारिक समूह के प्रधान को सार्थवाह, वहीं प्रधान शिल्पी को कहते थे प्रधान कुलिक, और प्रधान लेखक को कहा जाता था प्रधान कायस्थ। ये नगरीय प्रशासन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं।
जिसे आपको याद रखना चाहिए। और इनसे भी बढ़कर आप सबको पता होना चाहिए कि पूरे नगर में सर्वोच्च अधिकारी को पुरपाल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर जो 4 अधिकारियों की बात की, ये तो अपनी अपनी श्रेणियों के प्रधान थे, अपने अपने क्षेत्रों के प्रधान थे, लेकिन पूरे नगर के प्रधान को पुरपाल के नाम से जाना जाता था उस समय। आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि यह भी प्रशासन का ही हिस्सा है। तो इस समय पहली बार दीवानी और फौजदारी अपराध के संबंध में कानूनों की व्याख्या प्रस्तुत की गई, क्योंकि गुप्त काल में बड़ी संख्या में भूमिदान किए गए, या कह सकते हैं भूमिदान की प्रक्रिया में तेजी आ गई थी गुप्त काल में। इसीलिए तो दीवानी मामले और फौजदारी मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। इसी क्रम में गुप्त काल में इन मामलों को या इसके संबंध में बने कानूनों की एक नए सिरे से व्याख्या प्रस्तुत करनी पड़ी थी। इसी के साथ गुप्त काल में ही उत्तराधिकार के नियम निर्धारित किए गए और शिल्पी, वणिक या फिर कहीं नगर श्रेणी के जो अलग अलग प्रधान थे, अलग अलग समूह थे, उन्होंने अपनी श्रेणी के लिए कुछ अलग नियम कानून भी लागू कर रखे थे। और गुप्त काल में ही बृहस्पति ने विधि का निर्माण किया, इसीलिए उन्हें प्रथम विधि निर्माता, लॉ मेकर भी कहा जाता है। जहाँ तक बात गुप्तकालीन न्यायिक व्यवस्था की है, तो इसमें राजा को सर्वोच्च न्यायाधीश माना जाता था और राजा का जो न्यायालय था उसे सभा या धर्म स्थान के नाम से जाना जाता था। नारद स्मृति में तो बताया गया है कि गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय थे, जिसमें कुल, श्रेणी, गढ़ और राजकीय न्यायालय शामिल हैं। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि गुप्त काल में दंड विधान बहुत ढीला ढाला था। इसका मतलब है कि गुप्त काल में किसी भी व्यक्ति को कठोर दंड नहीं दिया जाता था। गुप्तकालीन लेखों से पता चलता है कि उस समय ना तो मृत्युदंड दिया जाता था और ना ही किसी व्यक्ति को शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि गुप्त काल में दंड विधान बहुत ढीला ढाला था। तो ये थी गुप्त काल की प्रशासनिक संरचना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आशा करता हूँ आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।